हेलो एंड वेलकम टू श्रीविज। मैं गोपाल तिवारी आप सबका श्रीविज के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करने वाले हैं 20 अप्रैल 2020 की जो डेली न्यूज एनालिसिस का पार्ट होता है। और आप ये तिरंगा देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो स्विट्जरलैंड का अल्प्स पर्वत है उसके एक चोटी पर ये तिरंगा कहीं ना कहीं इसको लाइट लाइट के द्वारा इसको ड्रॉ किया गया है। तो इसकी न्यूज भी आपको देखने को मिलेगी, और लेकिन ये भारत के लिए गौरव का क्षण है। इसके अलावा यहाँ पर भी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के भी झंडे कहीं ना कहीं लगाए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उससे पहले, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें, जैसे जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास बिना किसी देरी के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बात करते हैं कोरोना केसेस की, तो विश्व में कोरोना केसेस की संख्या लगभग 24 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। और यूएसए देखिए आप, 7,64,000, लगभग 8 लाख केसेस और 1/3 केसेस लगभग अगर देखने को मिले तो कहीं ना कहीं अमेरिका में ही, जिनमें 40,000 लोगों की डेथ भी हो चुकी, जो कि काफी अनफॉर्चुनेट है अमेरिका जैसी शक्ति के लिए, जहां एक तरफा केसेस है। अब बड़ी से बड़ी इटली, सॉरी स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, और अब तो टर्की भी कहीं ना कहीं चाइना को रिप्लेस कर दिया, और जल्दी ही कहीं ना कहीं ईरान भी, कहां तक हो सकता है कल तक, अगर ऑफिशियल आंकड़ों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ईरान भी चाइना को रिप्लेस करके चाइना से ऊपर आ जाएगा। तो ये केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और हर दिन लगभग 80,000 के केसेस डेवलप हो रहे हैं। और इनमें अभी तक जो हमारे बीच लोग नहीं है, वो लोग 1,65,000 जो अभी तक हम लोगों के बीच में अभी तक नहीं है। इसके अलावा आप बात करते हैं भारत की, तो भारत में भी देखिए जो कंफर्म केसेस है वो 17,340 तक पहुंच चुके हैं, जिनमें लगभग 13,923 एक्टिव है, क्योंकि 2,858 लोग रिकवर हो चुके हैं और 559 की डेथ भी हो चुकी है। अब बात करते हैं कुछ स्टेटों की, तो स्टेट में आप देखिए केरला, केरला कितने नीचे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। केरला 10 नंबर पे है, जो कि कहीं ना कहीं पहले नंबर पे हुआ करता था। तो यहाँ पे जो केसेस है लगभग आने रुक गए हैं। आप देखिए केरला में 401 केस है, जिनमें 270 लोग रिकवर भी कर चुके हैं, 2 लोगों की मौत अभी तक डेथ हुई है। और 100 कहीं ना कहीं 129 जो अभी केसेस हैं वो स्टिल में एक्टिवेट हैं। इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका भी 390 केसेस हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर 354 केस है। इसके अलावा बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और 4,200 के आसपास केसेस यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली में, तो दिल्ली में भी केसेस लगातार रैपिडली बढ़ रहे हैं, और डेली के डेली कहीं ना कहीं नए हॉटस्पॉट देखने को हमें डेली कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। तो आप लोग घर पे रहिए, स्टे होम करिए, स्टे सेफ रहिए, और अपने जरूरत का सामान और साथ ही साथ पढ़ाई पर भी ध्यान लगातार बनाए रखिए। और न्यूज के लिए, जो डेली न्यूज आती है उसके लिए आप लोग इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है कहीं ना कहीं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर, जिन्हें केसीआर भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ने रविवार को कहा कि तेलंगाना में जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन को कहीं ना कहीं 7 मई तक बढ़ाने की घोषणा उसने कर दी है, क्योंकि जो लॉकडाउन है कहीं ना कहीं उसको पालन तो स्टेट पालन जो कराना है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही कराना है। तो केसीआर ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये राज्य को सूचित किया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो सख्त तालाबंदी से हम लॉकडाउन भी कहते हैं को लागू करेगी, और कहा कि भविष्य में कार्रवाइयों का फैसला करने के बाद ही 5 मई को फिर से जब कैबिनेट की बैठक बैठेगी तो इसमें निर्णय लिया जाएगा कि अब इसको हटाना है कि नहीं हटाना। इसके अलावा केसीआर ने यह भी घोषणा की कि जोमेटो और स्विगी जो द्वारा जो कहीं ना कहीं जो फूड सर्विस को लोगों को घर तक डिलीवर किया जाता है उसको भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो जो डिलीवरी बॉय होते थे उनमें भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस केसेस देखे गए, और जिससे कि लोगों तक भी कोरोना को के रीच करने का एक लोगों में डर कहीं ना कहीं व्याप्त हो जाता है। तो लॉकडाउन में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। इसके अलावा रमजान की जो मंडली लगती थी, जो रमजान में मंडली लगती थी मस्जिदों में, उन पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। इसके अलावा इनको भी अनुमति नहीं दी जाएगी। तेलंगाना की जो मुख्यमंत्री है वो तो केसीआर राव है, जबकि यहाँ पे जो वर्तमान में जो राज्यपाल है वो तमिलिसाई सौंदरराजन है, जो कि तमिलनाडु की पूर्व बीजेपी की महिला अध्यक्ष भी रही हैं। चलिए नेक्स्ट खबर देखते हैं। तो नेक्स्ट खबर आ रही है इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर से। रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है तो उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, जो सब्सिडाइज, अगर रिन्यूएबल जो एनर्जी की तरफ 35% का डिक्लाइन देखने को मिला। क्या है, जो लोगों के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जो ग्रीन फील्ड में जो सब्सिडी दी जा रही है उनमें कहीं ना कहीं जो 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 गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उनमें कहीं ना कहीं 33-35% का एक 35% एक बिग फॉल देखने को मिला है। तो इसकी रिपोर्ट किसने की, तो इसकी रिपोर्ट काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा की गई। तो इसमें क्या किया गया, 2017 की तुलना 2019 में भारत की जो ऊर्जा सब्सिडी वो 35% गिरावट आई है। तो जो सरकार जो सब्सिडी देती थी, हालांकि सरकार ने सब्सिडी की जो जो परसेंटेज है वो कम नहीं किया है,
लेकिन लोगों ने अब कहीं ना कहीं जो रिन्यूएबल सोर्सेस है उनको खरीदना कम कर दिया। इक्विपमेंट जो सोलर प्लांट वगैरह, सोलर पैनल लगाते हैं, तो खरीदना कहीं कम कर दिया। तो जो सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं 35% का एक बिग फॉल देखा। दूसरी ओर जो जो तेल और गैस सब्सिडी उसमें 65% की कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिली। क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गैस सब्सिडी को, कि जो गैस सिलेंडर प्रधानमंत्री जो के द्वारा जो बांटे गए थे उज्ज्वला योजना के तहत, तो उसमें उसमें कहीं ना कहीं जो सब्सिडी अब लगातार जो सिलेंडर खरीदेगी तो उनको कहीं ना कहीं जो सब्सिडी आएगी वो बढ़ जाएगी। तो जो उसमें कहीं ना कहीं 65% का इंक्रीमेंट देखने को भी मिला है। और जो सब्सिडी खर्च को वो कोविड-19 के संकट में काफी प्रभावित होना भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि सारे की सारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो का पूरी तरीके से फॉल हो गई है और औंधे मुंह लगातार भारत में गिर रही है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ही लगातार गिर रही है। भारत पिछले 6 वर्षों से सार्वजनिक संसाधनों में स्वच्छ ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करने की कोशिश भी कर रहा है। और भारत का एक लक्ष्य भी कि 174 गीगाहर्ट्ज का उत्पादन 2022 तक करने का भारत के द्वारा लक्ष्य भी रखा गया है। इसके अलावा जो जीवाश्म ईंधन, जो फॉसिल फ्यूल्स है, तो उसकी सब्सिडी से आधे से अधिक की गिरावट भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। दूसरी ओर सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और जो रिन्यूएबल एनर्जी उसके लिए सब्सिडी को 2014 के बाद से 3.5 गुना बढ़ा दी गई। 2017 में इलेक्ट्रिक कारों की जो सब्सिडी है वो 11 गुना तक कहीं ना कहीं बढ़ा देने की भारत सरकार के द्वारा घोषणाएं भी की गई हैं। लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं जो तेल और तेल की जो जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खरीदना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अभी तक इनके लिए किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया है। क्योंकि लोग अगर इलेक्ट्रिक कार इसे खरीद भी लेते हैं तो उनके पास चार्जिंग के ऑप्शंस नहीं है, तो इसलिए कोई भी इंसान क्यों खरीदना चाहेगा। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक कारों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्थात जैसे जो बैटरी चार्जिंग के जो सिस्टम है, उनको कहीं ना कहीं इंप्रूव करना होगा और लोगों को आसानी से जहां रीच पहुंचा सके चार्जिंग के लिए, वहां तक कहीं कहीं सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेंगी, जिससे लोग आसानी से इलेक्ट्रिक कार की ओर बढ़े। और तेल जैसे जैसे पेट्रोल डीजल जैसे कहीं ज्यादा हमें कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंटल जो कंडीशन खराब होती है उनको देखने को मिलता है। आज आप देखिए आसमान बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ग्रीन बादल दिख रहे, सॉरी ग्रीन आसमान दिख रहा है, सफेद बादल भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं जो तेल से चलती थी, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलना बंद हो गई हैं, जिससे बिल्कुल आसमान में बिल्कुल स्वच्छता आ गई है। और जो इंडिकेटर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं 100 से भी नीचे, 50 से भी, दिल्ली जैसे शहर में तो 50 से नीचे देखने को हमें मिला है। और गंगा और यमुना जैसी जो नदियां हैं, जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर भी कही जाती हैं, तो ये भी, इनका भी पानी कहीं ना कहीं पीने योग्य मान लिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने पल्सेस एंड ऑयल सीड्स को प्रोक्योरमेंट करने के निर्देश जारी कर दी हैं। तो भारत सरकार ने कहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे किसानों से तेल, बीज और दालों की खरीद भी की जाएगी। वर्तमान में रबी सीजन की जो फसलें हैं, जैसे गेहूं वगैरह हुए, तो इनमें क्या होगा, समर्थन मूल्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में शुरू कर दी गई है। इनकी खरीददारी शुरू कर दी गई है। अब तक भारत खाद्य निगम, एफसीआई और नेफेड भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन है। इसके अंतर्गत कई सारी समितियां आती हैं, जैसे कि जो समितियां कार्य करती हैं, तो ये सब के सब नेफेड के अंतर्गत आती हैं। और जो भी भारत खाद्य निगम, इसके अंतर्गत गोदाम आते हैं, जो भी भारत सरकार के द्वारा गोदाम होते हैं, वो इनकी एफसीआई के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो इनके अनुसार 1.33 लाख मीट्रिक टन दाल और 29,264 मीट्रिक टन तिलहन की खरीद भी अभी तक की जा चुकी है। दालों और जो तेल के बीजों का मूल्य है अब तक 784 करोड़ रुपए का बना गया है। चना और सरसों के बीज की खरीदी शुरू कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नेफेड की। तो नेफेड के जो की स्थापना की गई थी, 1958 में स्थापना की थी। यह देश में कृषि उपज के साथ साथ सभी विपणन सहकारी समितियों के लिए सर्वोच्च संगठन है। नफेड वन संसाधनों की भी खरीद करता है। जो वन संसाधन होते हैं उनकी खरीद भी कहीं ना कहीं नफेड के द्वारा की जाती है। ऑपरेशन ग्रीन्स, जिसके अंतर्गत अब कोई बार क्वेश्चन पूछते हैं ऑपरेशन ग्रीन से किसको बाहर रखा गया है, तो आलू, टमाटर और प्याज इसको ऑपरेशन ग्रीन्स में रखा गया है। और इसकी एक नोडल एजेंसी है, तो उसका नाम भी नफेड है। ऑपरेशन ग्रीन्स में क्या है कि आलू, प्याज और टमाटर जो कहीं ना कहीं हमें रेनी सीजन में कहीं ना कहीं इनकी जो दाम है लगातार बढ़ने को देखने को मिलते हैं, तो इनके दामों को लगातार स्थिर रखने की कहीं ना कहीं कोशिश ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत की जाती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति काला बाजारी या फिर जो इनका उत्पादन है उसमें कहीं ना कहीं जो कमी देखने को ना मिले। तो इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन्स स्टार्ट किया गया है। तो इस 3 सब्जियां हैं, आलू, प्याज और टमाटर। तो इन तीनों के अलावा कई बार पूछ लिया जाएगा ऑपरेशन ग्रीन्स में इनमें से कौन सी वेजिटेबल्स नहीं आती है, तो इनमें 3 ही दी जाएंगी, एक अन्य कोई दे दी जाएगी, या 3 अन्य कोई दी जाएगी और एक इनमें से कोई एक दे दी जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं भारतीय खाद्य निगम या एफसीआई की। तो ये भारत सरकार द्वारा संचालित एक संगठन है। यह उपभोक्ता मामले,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय, इसकी स्थापना कहीं ना कहीं 1965 में हमें देखने को मिलती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलता है, और पहले इसका मुख्यालय चेन्नई हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो कोविड-19 से निपटने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद किस प्रकार ली जाएगी, इसका क्या योगदान है, इस पर बात करते हैं। तो कोविड-19 के परीक्षण हेतु इटली और भारत की कुछ स्टूडेंटों ने संयुक्त रूप से एक ऐप विकसित किया है। अभी ऐप को कहीं ना कहीं लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन इसके आधार पर क्या होगा कि लोगों की आवाज के आधार पर कोविड-19 का परीक्षण किया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लोगों को सर्दी और खांसी होती है, और क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है आजकल के लोगों को अमूमन सर्दी और खांसी होने की संभावना लगातार बढ़ी जा रही है। तो इस ऐप को देखते हुए इसकी आवाज, और जो कोविड-19 का पेशेंट होगा तो उसकी आवाज में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंसेस देखने को हमें मिल रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है क्योंकि अपने आप में ही ये लोगों को जांच में रखने का कार्य करती है, तो आधार पर एक ऐप द्वारा संक्रमित 300 व्यक्तियों पर परीक्षण किया गया इस पे। तो इसमें इसकी जो इसकी एक्यूरेसी है वो लगभग 98% हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ऐप पर क्या करते हैं, माइक्रोफोन से बात करने से लोगों की आवाज की आवृत्ति और जो शोर होता है उसको कई मापदंडों पर एआई जो इसका एआई है ऐप का, वो इसको कहीं ना कहीं वर्गीकृत करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कंप्यूटर के विज्ञान की एक शाखा है जो कंप्यूटरों के इंसानों की तरह व्यवहार करने की घोषणा करती है, और जो आज रोबोट बन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही कार्य कर रहे हैं, और कई प्रकार के ऐप भी आपको देखने को मिलते हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही कार्य करते हैं। इसके जनक जॉन मैकार्थी देखने को हमें मिलते हैं। आप पूछ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है राशन वितरण से। अब दो अर्थशास्त्री हैं, जैड ब्रेज और रितिका खेड़ा। तो इन अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट डेवलप की और ये बताया कि जो राशन वितरण में लगभग 10 करोड़ लोग अभी इससे वंचित हैं। तो हम बात करते हैं 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कहीं ना कहीं 121 करोड़ हमें देखने को मिलती है। तो इसकी आबादी का कुल लगभग 67% इसके हिस्से में आता था, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत इनके माध्यम से राशन वितरण किया जाता था। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 75% थे और शहरी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं 50% लोग इसके अंतर्गत आते थे। लेकिन वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लगभग 80 करोड़ लोगों को ही कवर किया जा रहा है, इससे अधिक लोगों को कवर नहीं किया जा रहा है। और जबकि भारत की जनसंख्या कहीं ना कहीं 137 करोड़ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि लगभग 137 करोड़ आधार कार्ड भी अभी तक भारत में बन चुके हैं। तो इसके लिए आबादी हेतु 67% अनुपात को लागू करने में हम पाते हैं सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत लगभग 90 करोड़ का कवर होना चाहिए। क्योंकि अगर 137 का अगर 67% निकालेंगे तो लगभग 90 करोड़ हमें देखने को मिलता है। लेकिन सरकार कितना कवर करी, सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को ही कवर कर रही है। तो और लॉकडाउन के कारण लोग, और क्योंकि 2011 से अगर 2020 की बात की जाए तो यहाँ तो लोगों के खर्च करने की शक्ति भी कहीं ना कहीं घटी है, बढ़ी नहीं है, घटी है, और जबकि महंगाई काफी बढ़ चुकी है। तो इसको देखते हुए ये संख्या और बढ़नी चाहिए थी, जो इन अर्थशास्त्रियों का मानना है, जेट ट्रेड और रितिका खेड़ा। तो लॉकडाउन के कारण नौकरियां खो चुके लोग अब सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ही आश्रित है। इन्हें परिस्थितियों के बीच कोविड-19 के कारण देश भर में लॉकडाउन की वजह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संबंधित खामियां भी सामने आई हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 बना था, इसमें 2 रुपए किलो गेहूं था और 3 रुपए किलो चावल कहीं ना कहीं देने की बात की गई थी। आपको याद रखना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो 2013 में कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डाक कर्मचारी हैं तो उनको अब क्षतिपूर्ति दी जाएगी। हो क्या रहा है कि इनको जो डाक सेवा है उसको कहीं ना कहीं इमरजेंसी सर्विसेज में रखा गया है ड्यूरिंग कोविड-19। तो अब क्या होगा कि कई सारे जो ग्रामीण डाक सेवक हैं तो इनको कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंट अब ये बन चुके हैं। तो अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति भी देने का निर्णय इसने लिया है, और ये दिशा निर्देश जल्दी लागू कर दिए जाएंगे और तब तक लागू रहेंगे जब तक कि कोविड-19 का संकट समाप्त नहीं हो जाता है। और जो ग्रामीण डाक सेवक हैं और इसके जो कर्मचारी हैं वो मेल डिलीवरी, डाक घर बचत और डाक जीवन बीमा निगम, क्योंकि आप जैसे किसी को पैसे मंगाने, किसी को मनी ऑर्डर करना है तो ऐसे कार्य भी ये लोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त डाकघर स्थानीय राज्य प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर देश में कोविड-19 जो किट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, फूड पैकेज का डिस्ट्रीब्यूशन, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा जो अनिवार्य दवाएं होती हैं, इन सबकी भी डिलीवरी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। डाक विभाग अपने सामान्य कर्तव्यों को निर्वहन के लिए कोविड-19 के संकट में लड़ने का अपना योगदान लगातार दे रहा है। अब बात करते हैं जिसकी खबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, तो उस खबर के बारे में हम बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो पर्वत है और इस पर्वत का नाम क्या देखने को मिलता है,
तो इस पर्वत का नाम देखने को मिलता है, इस पर्वत का नाम मैटरहॉर्न पर्वत। इस पर्वत का नाम है मैटरहॉर्न पर्वत और ये कहीं कहीं आल्प्स पर्वत की एक चोटी है। और जो स्विस लाइट आर्टिस्ट है गैरी हाफसेटर ने स्विट्जरलैंड और इटली के बीच लगभग 4,478 मीटर के पिरामिड पर चोटी को अलग अलग देशों के झंडा फहराकर शानदार प्रदर्शन कर कहीं ना कहीं रोशन किया है। और इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं जो लोग कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको आशा और शक्ति देने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, जो कि काफी सराहनीय है। मैटरहॉर्न पर भारतीय ध्वज हमारी एकता को व्यक्त करने और सभी को आशा की शक्ति देने के लिए कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। स्विस लाइट आर्टिस्ट चोटी ने विभिन्न देशों पर कई झंडे लगाए हैं, उन देशों को एक आशा देने वाला जो कोरोना वायरस से प्रताड़ित है। इसी क्रम में उन्होंने प्रसिद्ध पर्वत पर अमेरिका, जापान, स्पेन और फ्रांस के झंडे भी प्रदर्शित कहीं ना कहीं किए हैं। और ये फोटो कहीं ना कहीं ट्विटर इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह के द्वारा पोस्ट की गई, जो कि स्विट्जरलैंड के क्या है टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो ये न्यूज़ थी, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है भारतीयों के लिए, क्योंकि भारत में क्योंकि काफ़ी देश हैं जो इसमें शामिल नहीं हुए हैं और अभी तक सिर्फ अमेरिका, जापान, स्पेन और फ्रांस के झंडे यहाँ पर फहराए गए हैं और इसके बाद अन्य किसी देश का नाम आता है तो वो भारत का आता है, ना कि किसी अन्य यूरोपियन कंट्री का। तो भारत के लिए अच्छी खबर मान सकते हैं, और क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं वर्ल्ड पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इसके अलावा भारत कहीं ना कहीं जो हाइड्रोक्लोरोक्विन की जो दवाई है वो पूरे विश्व को प्रोवाइड कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी कहीं ना कहीं निभा रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। और विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कहीं ना कहीं नियुक्त कर दिया गया है। तो ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं 1976 में स्टार्ट किया गया था और देश में युवाओं को और स्कूली बच्चों को, नागरिकों पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाता है। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो समस्या हल करने में सक्षम, महत्वपूर्ण विचारकों और पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों का निर्माण करना कहीं ना कहीं देखा गया है। वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना कहीं ना 1961 में की गई थी और इसका जो कार्य है वर्ल्ड वाइड फंड का वो पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव जैसे विषयों पर संबंध को कार्य करना है। इसका मुख्यालय कहीं स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में देखने को हमें मिलता है। विश्वनाथ आनंद 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। वर्ष 1988 में मात्र 18 वर्ष की आयु में पद्मश्री से सम्मानित इन्हें किया गया था, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। इसके अलावा उन्हें 1992 में कहीं ना कहीं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है और ये भारत के पहले राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति भी यही हैं। तो ये थे कहीं ना कहीं आज के जो डेली न्यूज एनालिसिस का जो पार्ट था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने में अपनी भूमिका निभाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।